सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखो, कल 32 नंबर क्वेश्चन तक तो हमने सॉल्व कर लिए थे ये सब। आज आगे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, संसद के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 33, गतिरोध शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देखो, इसका उत्तर यह है, गतिरोध वह स्थिति है जब किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़े। देखो, विधेयक वो होते हैं, जैसे कोई बिल पास होता है ना लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसके लिए मतदान करते हैं विधायक लोग। तो अगर वो समान मत हो जाए कि बराबर समान मत पड़ गए, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतलब सभापति जो होता है ना, इस स्थिति में सभापति होता है, वो पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णायक मत देकर गतिरोध को समाप्त कर सकता है। यानी बराबर अगर मतदान हुआ है तो जो सभापति होता है तो वो अपना मत जिधर देगा तो वहाँ का वो निर्णायक मत देकर गतिरोध को समाप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 34, लोकसभा का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो देखो, इसका उत्तर है, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो वयस्क लोग होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं, वो अपना वोट देकर लोकसभा निर्वाचन को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा का निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर 35, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 सीधे राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष 20 सदस्य केंद्र शासित राज्य जो होते हैं, प्रदेश होते हैं, वहाँ से निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 36, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इन स्थानों के लिए केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखो, जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण होता है, वहाँ से वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो उसके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जो उसी जाति विशेष वर्ग समूह के लोग होते हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 38, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका उत्तर है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संसद के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य, दूसरा होता है वित्तीय कार्य, तीसरा विधायिकी कार्य। प्रश्न नंबर 40, निंदा का प्रस्ताव का क्या अर्थ है? तो देखो, इस प्रस्ताव का अर्थ है सरकार की तीव्र निंदा से, परंतु इसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई, किसी मंत्री को सरकार से कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसका कोई कानून अच्छा नहीं लगा, विधेयक अच्छा नहीं लगा, तो वो उसकी निंदा कर सकता है, पर उसको त्यागपत्र यानी रिजाइन देने की आवश्यकता नहीं होती है उसको। प्रश्न नंबर 41, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करीब करीब हर एग्जाम में आता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। देखो, विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जैसे बहुमत का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मतलब 500 सीट है, तो 500 में से 250 सीट, 251 सीट जिसके पास आ जाएगी उसके पास बहुमत होता है। तो उसको फिर जो राज्यपाल होता है वो उस बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होता है, उसका ऊंचा नेता होता है, जो सर्वश्रेष्ठ नेता होता है, उसको राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री पद की
शपथ दिलाई जाती है। देखो, नगर निगम तथा नगर पालिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। नगर निगम क्या होता है और नगर पालिका क्या होती है, इसके बीच में अंतर क्या होता है। देखो, शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाओं को नगर निगम तथा नगर पालिकाएं कहा जाता है। ये देखो, बालिकाएं लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पालिकाएं नगर पालिका कहा जाता है। दोनों में प्रमुख अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1, नगर निगम बड़े बड़े शहरों में होते हैं जबकि नगर पालिकाएं छोटे तथा मध्यम शहरों में होती है। देखो, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे नगर निगम होते हैं और छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होती है। नगर निगम के पास नगर पालिका की अपेक्षा अधिक संसाधन होते हैं। तो नगर निगम अगर बड़े शहरों में है तो सीधी सी बात है कि उसके पास संसाधन भी ज़्यादा होंगे, उसका बजट भी ज़्यादा होगा, तो उसके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है जिसको हम महापौर बोलते हैं। देखो, जयपुर में नगर निगम है तो नगर निगम का प्रमुख होता है वो महापौर होता है। उसके नीचे कमिश्नर तथा कुछ स्थायी समितियाँ होती है। मेयर का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है और वह कमिश्नर के पास होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अध्यक्ष होता है। पश्चिम बंगाल में मेयर को इन काउंसिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में मेयर को इन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। 4, नगर पालिका का एक सभापति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है तथा वह नगर बोर्ड है, ये देखो बोर्ड है, ये नगर बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कार्यपालिका शक्ति सभापति की निगरानी में एक कार्यकारी अधिकारी करता है जो राज्य सेवा के कैडर द्वारा होती है। नगर पालिकाओं की तुलना में नगर निगम अधिक कार्य करते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 44, नगर पालिका के कार्यों को कितने भाग में बांटा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, नगर पालिका के कार्यों को 2 भाग में बांटा गया है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। देखो, अनिवार्य कार्य होते हैं जो कंपलसरी कार्य होते हैं, उसको बोलते हैं अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य की जो आपकी इच्छा से किए जाने वाले कार्य होते हैं। देखो, अनिवार्य कार्य में कौन कौन से कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्य वो होते हैं जिनमें नगर पालिकाएँ अवश्य पूरा करती है, जैसे जल आपूर्ति, भाई किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा तो उसको पानी पहुँचाना, गलियों में प्रकाश, पानी निकासी, सीवर, कूड़ा इकट्ठा करना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, जन टीकाकरण, प्रसूति एवं बाल कल्याण, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करना, गंदी बस्तियों को हटाना, बिजली की आपूर्ति करना, शमशान और कब्रिस्तान की देखभाल करना। अब ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं कि जो अपनी इच्छा से करते हो। ऐच्छिक कार्य वो होते हैं जिन्होंने नगर पालिकाएँ अपने हाथ में ले सकती है, जैसे उद्वार गृह, अनाथालय, कम आय और वर्ग के लिए घर बनाना। देखो, अनाथालय बनाना, घर बनाना, नागरिक अभिनंदन आयोजित करना, भाई किसी नागरिक का स्वागत करना, अभिनंदन करना, इलाज की सुविधाओं का प्रावधान देना आदि। प्रश्न नंबर 45, आदर्श आचार संहिता क्या है। देखो, आचार संहिता का आपने सबने सुना होगा कि आचार संहिता उसे कहते हैं कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस कुछ समय पूर्व तो सबके अधिकार छीन लिए जाते हैं कि भाई आप, तो उसको आचार संहिता बोलते हैं। देखो, इसके प्रकार क्या क्या है ये देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। यह निम्नलिखित प्रकार से होती है। देखो, इसमें क्या क्या होता है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों, जो चुनाव लड़ रहा है कैंडिडेट, वो चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वो जो कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो वो धार्मिक स्थान का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। दूसरा है, चुनाव प्रचार हेतु दिए गए भाषण विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं आदि के संबंध रखने वाले विभिन्न समुदाय के बीच घृणा पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। भाई, कोई भी जो राजनीतिक दल का प्रत्याशी है, उसका कैंडिडेट है, वो किसी भी धर्म के प्रति, जाति, भाषा के प्रति, मतलब कोई भी घृणा पैदा करने वाली अपने भाषण के अंदर वो बात नहीं बोल सकता। तीसरा है, चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखो, चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी जो सरकार के द्वारा इनको जो कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे किसी नेता को गाड़ी दी गई है तो वो चुनाव के दौरान उस सरकारी गाड़ी का या सरकारी किसी
व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो सरकारी किसी भी चीज़ का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। चौथा है, चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद कोई नई योजना घोषित नहीं की जा सकती, नहीं कोई परियोजना शुरू की जा सकती है। देखो, चुनाव का टाइम होता है तो लोग क्या है कि नई नई घोषणा कर देते हैं कि आपको अनाज फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, तो उस टाइम पे ये घोषणा आप नहीं कर सकते हो, नहीं कोई परियोजना लागू की जा सकती है। कोई भी जनसंचार साधनों का पक्षपातपूर्ण ढंग से दुरुपयोग नहीं कर सकता। संचार के साधन है जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, इन पे कोई पक्षपातपूर्ण, भाई एक पक्ष को नीचा दिखा के अपने पक्ष को अच्छा बताना है, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 46, इकरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देखो, इकरी नागरिकता का मतलब होता है एक ही नागरिकता। तो इसका उत्तर है, देखो, भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है इकहरी नागरिकता। संघीय राज्यों में भी साधारणतः नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं, जैसे कि अमेरिका में ऐसा होता है कि वो कहीं पे आगे रहेगा तो दूसरे देश की नागरिकता भी ले सकता है वो। तो वो जैसे मान लो कि वो भारत में आके नागरिकता ग्रहण करता है तो उसको अमेरिका की नागरिकता भी रहेगी उसके पास। पर भारत में केवल इकहरी नागरिकता, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान में निवास करता हो या किसी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। जैसे राज्य झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं हो सकता जहाँ से वो संबंधित है। देखो, आप किसी भी राज्य में मतलब आपका जन्म हुआ है, पर आप राज्य मतलब आपके पास, आप भारत के नागरिक हो, आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हो। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है तथा वह सभी अधिकारों को भारत के किसी भी हिस्से में उपभोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 47, ग्राम पंचायत की भूमिका को समझाइए। देखो, पंचायती राज का निचला स्तर ग्राम पंचायत है। अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह प्रत्येक गांव की अलग अलग होती है। एकल सदस्य चुनाव के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। कुल सीटों की संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। कुछ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, जिनमें 1/3 महिलाओं के लिए है। अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे सरपंच, प्रधान अथवा मुखिया। ग्राम पंचायत का एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसे पंचायत के सदस्य अवश्य करते हैं। पंचायत सभी स्तरों अथवा काम चलाने की समितियां गठित करती है। देखो, ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य है। ग्राम पंचायत के कार्य है सफाई करवाना, सार्वजनिक सड़कों कुओं का निर्माण करवाना, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रोग्राम चालू करना, यानी प्राथमिक मतलब 5वीं तक, प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बुजुर्गों के लिए शिक्षा होती है उसके लिए, वृक्ष लगाना यानी पेड़ पौधे लगाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना तथा कृषि को बढ़ावा देना आदि। तो विद्यार्थियों, अभी इस पार्ट के अंदर आपके ये क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो आप लोगों से फिर अनुरोध है, जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।